हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिक्स क्लास में जो हिस्ट्री है उसका फर्स्ट चैप्टर करेंगे, जिसका नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या, कब, कहाँ और कैसे। अब जो ये लेसन है इसमें हम पढ़ेंगे कि पास्ट में क्या हुआ था, एग्रीकल्चर कैसे स्टार्ट हुआ, और जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ तो उन्होंने सबसे पहले कौन सा जो है अनाज बोया, उन्होंने क्या खाया करते थे, क्या पहना करते थे, कैसे रहते थे। तो हम उस काल के बारे में ये बात करेंगे। अब है अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, कैसे जान सकते हैं हम उसके। देर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। तो इसके बहुत से तरीके हैं जानने के लिए कि पीपल उस टाइम के लोग क्या खाते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। और वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, जो वहाँ पर जो शिकारी थे और जो पशु चारक थे, किसान थे, और जो वहाँ पे शासक थे, ये मर्चेंट्स मतलब व्यापारी, प्रीस्ट, पुरोहित, शिल्पकार, ये जो सब थे, ये कैसे रहते थे, उनकी हम जानकारियाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कहानियाँ कौन सी सुनते थे, कौन से नाटक देखते थे, कौन कौन से गीत गाते थे, तो ये सारा हम इस लेसन में पढ़ेंगे। वेयर डिड पीपल लिव, तो लोग कहाँ रहते थे। नर्मदा घाटी जो है उस समय, अब हमें पता लगाना है कि लोग कहाँ रहते थे। तो नर्मदा घाटी है मैप नंबर 1 में, पृष्ठ पेज नंबर 2 पे आगे दिया हुआ है, वो आपको बाद में बताएंगे। तो कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते थे। जो यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल जो गैदरर्स, कुछ बहुत स्किल्ड मतलब जो कि निपुण संग्रहक कहते हैं। संग्रहक कौन होते हैं? जो कि खाना इकट्ठा करते हैं, जंगल जंगल घूमकर खाने की चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, उन्हें हम गैदरर्स कहते हैं। और जो वो अपने भोजन के लिए वे क्या करते थे, जड़, फल और जंगल के जो भी उन्हें सामान मिलता था, जंगल से जो भी उत्पाद मिलता था, वो उन्हें इकट्ठा करते थे और जानवरों का भी शिकार करते थे। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड कीर्थ हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब जो ये सुलेमान है जो, और ये देखो, आपको ये मैप में इधर दिखाया गया है, ये है, ये आपको दिख रहा होगा इधर आपके लेफ्ट हैंड में, तो ये दिखाया हुआ है। ये दोनों पाकिस्तान के एरिया में है। तो क्या था, जो 18,000 साल पहले कौन सी फसल उगाई जाती थी? सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई? वीट, गेहूं और बार्ले मतलब जौ। सबसे पहले ये फसलें उगाई गई। तो लोगों ने इसको उपजाना कैसे, उन्हें कहीं से बीज मिल गए तो उन्होंने डाल दिए, तो वहाँ पे ये फसल होने लग गई। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को भी पालना शुरू कर दिया। जो गारो की पहाड़ी है, ये इसमें ये दिखा हुआ है, द गारो, और जो मध्य भारत में विंध्या पहाड़ियों के विंध्य की पहाड़ियाँ हैं, वो कहाँ है? सेंटर में। ये देखो नीचे ये गारो हिल्स दिखाई गई है, ये राइट हैंड में ये दिखाई हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ट्रेस द रिवर्स इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब इसमें ये जो है ट्रिब्यूटरीज का मतलब है कि बहुत सारी जो नदियाँ होती हैं, सहायक नदियाँ, वो किसी बड़ी रिवर में आकर मिल जाती है। तो 4700 वर्ष पहले इन्हीं नदियों के किनारे जो है कुछ गांव बसे हुए थे। जो 25 वर्ष पूर्व क्या हुआ था, सहायक नदियों के किनारे और समुद्र जो इलाके थे उनमें नगरों का विकास हुआ था। तो ये कौन सी थी सहायक नदी? हमारी जो गंगा और
इसकी सहायक नदियाँ थी। इसके समुद्र के साथ साथ लोग रहते थे, क्योंकि वहाँ पर क्या पानी अच्छा होने से ज़मीन होती थी और उसमें हम अनाज भी बो सकते थे। द लोकल द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सन। गंगा वाज नोन एज मगधा। जो गंगा नदी थी उस समय में वो क्या थी, मगध के नाम से जानी जाती थी प्राचीन काल में। अब जो इस समय बिहार, जिसको हम बिहार के नाम से जानते हैं, तो इसमें जो रूरल्स थे बहुत पावरफुल थे। उन्होंने एक विशाल जो था राज्य, किंगडम, लार्ज किंगडम स्थापित कर लिया और देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की उन्होंने स्थापना की। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा। जो उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जो ट्रैवल करना शुरू किया उन्होंने, तो क्या हुआ, रास्ते में उनके ऊंचे पर्वत, पहाड़, रेगिस्तान, नदियाँ, समुद्र के कारण जो यात्राएं थी उनकी बड़ी जोखिम भरी होती थी। और ये जो यात्राएं थी करना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन फिर भी लोग काम की तलाश में किस वजह से जाते थे एक दूसरे जगह पे, एक स्थान को छोड़ के, काम की तलाश में। तो कभी कभी क्या होता था, नेचुरल डिजास्टर्स आ जाते थे, जैसे एक प्राकृतिक आपदाएं आ जाती थी, तो उसके कारण भी उन्हें स्थान बदलना पड़ता था। और कभी क्या होता था कि जो सेनाएं होती हैं वो दूसरे क्षेत्रों पे विजय हासिल करने के लिए भी जाती थी। और इसके बाद कई बार ऐसा भी होता था कि जो जहाज होते थे उनमें व्यापारी क्या करते थे, मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। अब जो हमारे रीजनल टीचर्स होते हैं, रिलीजियस टीचर्स, जो धार्मिक गुरु थे, तो वो भी लोगों को शिक्षा और सलाह देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में घुमा करते थे। अब इन सभी यात्राओं से लोगों को क्या होता था, एक दूसरे के विचारों का पता चलता था, एक दूसरे के खाने पीने का और रहने का तरीका जो होता था उससे उनको पता चलता था। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज? जो आज के लोग हैं यात्राएं क्यों करते हैं? उपमहाद्वीपी जो है वो प्राकृतिक सीमा जैसे कि पहाड़, पर्वत और समुद्र, इनका निर्माण करते हैं। लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना पहले आसान नहीं था, लेकिन अब आसान हो गया है, क्योंकि अब हम समुद्र के रास्ते, पहाड़, अब जो समुद्री रास्ता पहले पार करने में टाइम लगता था, लेकिन अब हमारे पास क्या है, बहुत सी सुविधाएं हो गई हैं, बहुत सी सुविधाएं, फैसिलिटीज़ हो गई हैं। अब हम प्लेन द्वारा भी थोड़े समय में कहीं भी पहुंच सकते हैं। अब हमारे पास बस भी है, और जिससे क्या होता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। अब ये उपमहाद्वीप के बाहर से जो भी लोग हमारे यहाँ आए तो यहीं बस गए, तो लोगों के इस आने जाने से भी हमारी सांस्कृतिक जो परंपराएं थी वो और ज़्यादा समृद्ध हो गई, बढ़ गई। और कई सौ वर्षों से जो हमारे लोग पत्थर को तराशते थे, संगीत रचना करते थे, यहाँ तक कि भोजन बनाने के उनके तरीकों में जो विचार थे, जो भोजन बनाने का तरीका था, वो भी बहुत ही अलग था। नेक्स्ट है नेम्स ऑफ द लैंड, देश के नाम। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। अब जो हम अपने देश के लिए ज़्यादातर दो वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, इंडिया और भारत का। ये वर्ड्स आए कहाँ से? ये जो है हमारी इंडस से हुआ है, जिसको पहले काल्ड जो सिंधु कहा करते थे, और ये संस्कृत, इसमें किसको कहा करते हैं, संस्कृत में कहते थे इसको सिंधु। और 2500 साल पहले क्या हुआ था, यहाँ पे ईरानियों, ये है देखो, यहाँ पे ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को किस नाम से कहा था, हिंदोज एंड इंडोज, इस नाम से बुलाते थे सिंधु को।
तो जो इस नदी के पूर्व में स्थित जो एरिया था, भूमि थी, वह इंडिया, उसको इंडिया कहा गया। अब भारत नाम का प्रयोग कहाँ कहाँ के लोग ज़्यादा करते थे? उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग जो थे वो उसको कहा करते थे। और जो संस्कृत 3500 साल पहले जो ऋग्वेद थी वो संस्कृत भाषा में बनी हुई थी, तो उसमें भी भारत का नाम लिया गया है। बाद में इसका नाम देश के लिए होने लगा है। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, अतीत के बारे में जानना। हम कैसे जान सकते हैं अतीत के बारे में? अब अतीत के बारे में तो जब भी पता चल सकता है ना, हम कोई हमारे को बुक मिले या कहीं पे हमें कोई पिक्चर मिले तो उसी के बारे तभी हम जान सकते हैं। तो क्या हुआ था अतीत में? जो क्या होता था, बुक्स जो थी वो हाथ से लिखी जाती थी, जिन्हें हम, देखो यहाँ न्यू वर्ड आपके लिए, मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या आती थी? पांडुलिपियाँ जो कि हाथ से लिखी जाती थी। इसके लिए जो वर्ड था मनु, वो यूज़ किया गया था। और ये पांडु जो लिपियाँ हैं वो किससे पाम जो लीफ है, पाम लीफ, उस पर लिखी जाती थी। और ये है एक ट्री नोन एज द बिर्च, ताड़पत्र कहते हैं इनको। तो ताड़पत्र पे भी पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी। ओवर द ईयर्स मैनी मैन्युस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय द इंसेक्ट, सम आर डिस्ट्रॉयड। अब जो इतने समय से पांडुलिपियाँ रखी हुई थी, मैन्युस्क्रिप्ट्स रखी हुई थी, उनको कुछ कीड़ों ने खा लिया और कुछ खराब हो गई, लेकिन फिर भी कुछ उसमें से बच गई। जो कहाँ मिली हमें? मंदिरों में, जो उसमें मंदिर में रखने की जगह होती है, मोनास्ट्रीज में, हमें वहाँ पर ये पांडुलिपियाँ मिली। और ये जो इन पुस्तकों को क्या था, धार्मिक मान्यताएं और व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधि, विज्ञान, इन सभी के विषयों का इससे, इन बुक से पता चलता है। और इसके अलावा हमें कहाँ से पता चलता है? महाकाव्य और कविताएं, जो उस समय की महाकाव्य थी, कविताएं थी, उनसे पता चलता था। ये सभी क्या थी? संस्कृत में लिखी गई थी। और संस्कृत जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज थी उसमें लिखी हुई थी। प्राकृत भाषा क्या होती थी? जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज होती थी, जो पीपल बोलते थे उसमें, और तमिल लैंग्वेज में ये लिखी हुई थी। अब है वी कैन आल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस। अब इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? अभिलेख होते हैं। अभिलेख जो ये हार्ड सरफेस पे लिखे जाते हैं। ये ऐसे लेख होते हैं जो पत्थर, धातु या कोई भी कठोर वस्तु होती थी उस पर बनाए जाते थे। कभी कभी शासक क्या करता था? अपने जो आदेश होते थे वो भी इन पर लिखवा दिया करते थे, ताकि उन्हें, क्यों लिखवाते थे वो? ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और जो है उसका पालन भी कर सकें। और कई ऐसे अभिलेख थे जिनमें राजा और जो रानियां थी, उन्होंने स्त्री और जो पुरुषों के जो काम किए हुए थे उनके कार्य भी उस पर लिखवाए गए थे। और जो राजा लड़ाइयों में जो अर्जित, मतलब जो वहाँ से लड़ाई से वो उन्हें प्राप्त होता था, रिकॉर्ड्स जो थे अपनी विजय के, वो उस पर लिखवा देते थे। अब यह कि ये कठोर सतह पर जो लेख लिखवाए थे तो इसके लाभ क्या होते थे और इसमें कठिनाइयाँ भी बहुत आती थी। तो अभी इसमें इस पैराग्राफ में बताएंगे कि कई वस्तुएं ऐसी होती थी जो बनी भी और प्रयोग में भी लाई जाती थी। और ऐसी वस्तुओं का जो अध्ययन करने वाले क्या होते थे? आर्कोलॉजिस्ट कहलाते थे। कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। जो ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते थे उनको आर्कोलॉजिस्ट कहा जाता था। तो वो क्या करते थे? जो बिल्डिंग्स होती थी
उन्हें जब उन्होंने इसके बारे में पता किया तो उन्हें क्या क्या मिला, वहाँ पे बिल्डिंग्स मिली जो कि पत्थर की बनी हुई थी, और पेंटिंग और कई तरह के और चित्रों और मूर्तियों के अवशेष भी मिले, टूल्स, वेपन्स, पोट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स और क्वाइंस। अब इनमें से जो कुछ ऑब्जेक्ट्स थे वो क्या होते थे, स्टोन से बने होते थे, स्टोन मतलब पत्थर के बने होते थे, और कुछ क्या थे, हड्डियों के बने हुए थे। वहाँ पे जो है बेक्ड क्ले और कुछ मेटल भी मिला, जो इनमें से कुछ तो बहुत ही हार्ड होते थे, और कुछ ऐसे तत्व भी ऐसे तत्व से भी बने होते थे जो कि नष्ट नहीं होते थे। आर्कोलॉजिस्ट होते थे तो उन्होंने क्या देखा कि उन्हें वहाँ पे किस किस की हड्डियाँ मिली, एनिमल्स, बर्ड्स, फिश, जो कि पास्ट के लोगों ने उन्हें खाया होगा, उनकी हड्डियाँ उन्हें वहाँ से मिली। कुछ वहाँ पे पौधों के अवशेष भी मिले, और कुछ ऐसे लकड़ी के टुकड़े भी उन्हें वहाँ पे मिले हुए थे जो जलने के बाद जैसे बच जाते हैं। अब आगे हिस्टोरियन कौन होते हैं, जो अतीत के बारे में पता लगाते हैं। तो जो ये है पांडुलिपियाँ, अभिलेख और पुरातत्व से जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, सोर्स मतलब स्रोत कहा जाता है, जानकारी का स्रोत बोलते हैं इसे। और ये जो सोर्स थे उसके जब हम उसके बारे में पता करते थे तो क्या होता था, ये बहुत रोचक होते थे, और इन सोर्स की हेल्प से हमें धीरे धीरे जो है अतीत का दोबारा से पुनर्निर्माण उनके दोबारा में से पता चलता है। अब जो इतिहास और कार और पूरा तत्व जो हिस्टोरियंस थे और आर्कोलॉजिस्ट थे, वो क्या थे, जासूस की तरह वे काम करते थे। इन्होंने सभी सोर्सेज का यूज़ अतीत को जानने का सभी सोर्सेज से अतीत को जानने का प्रयास किया। अब था वन, पास्ट और मैनी, अतीत एक या अनेक। अब ये अतीत एक भी हो सकता है या अनेक भी, ये तो हम अब ये हमारी जो बुक का नाम है, आपने देखा ही होगा, हमारी बुक का नाम है आवर पास्ट। तो पास्ट का मतलब क्या है कि यह पास्ट का बहुवचन है, हमारे बीते हुए दिन उसके बारे में है। तो इसमें ऐसे तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है जिसमें अलग अलग समूह के लोगों के लिए जो अतीत है अलग अलग, सबके उनके लिए ग्रुप्स के लिए मायने उनके अलग अलग थे। जैसे अब जो पशुपालक हर्डर्स जो थे, हर्डर्स और फार्मर्स, तो ये किंग्स और क्वींस के जो जीवन से, और मर्चेंट और जो क्राफ्ट पर्सन थे, इनके जीवन आपस में सबसे बहुत भिन्न थे। और उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रीति रिवाज थे। तो जो आज हम जिसको अंडमान द्वीप के जो अधिकांश लोग हैं, वो अपना जो भोजन है उनका क्या है, मछली पकड़कर, शिकार कर और फल फूलों को इकट्ठा करते थे, तो वो उससे अपना भोजन प्राप्त करते थे। और इस तरह के जो हैं भेद आज भी विद्यमान है। बिसाइड्स, अब इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भी भेद है, जो क्या है, उस समय जो शासक थे अपनी जो उनकी विक्ट्री होती थी तो उसका लेखा जोखा क्या करते थे, वो रखते थे। यही कारण है जिससे हमें उन शासकों द्वारा, उनके द्वारा जो लड़ी हुई लड़ाइयाँ थी उसके बारे में हम कुछ जानते हैं। जबकि जो शिकारी थे, मछुआरे थे और संग्राहक, कृषक, पशुपालक, ऐसे जो आम आदमी थे,
उनके जो उन्होंने काम किए हम उसके बारे में नहीं जानते। जो ये पुरातत्व लोग थे, उनकी सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में जो मदद मिलती है, अभी भी इनके बारे में हमें बहुत कुछ जानना, अभी भी बहुत कुछ शेष है। जो उन्होंने पुरातत्व जो विद थे, उन्होंने बहुत सी चीज़ें हमें बताई कि वो क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसा भोजन करते थे, लेकिन फिर भी अभी कई बातें ऐसी हैं जो हमें अभी भी पता नहीं चली है। नेक्स्ट है व्हाट डू डेट्स मीन। अब जो उस समय तिथियां थी उसका क्या मतलब है, इसमें बताएंगे। अब अगर हमसे कोई डेट पूछता है तो हम उसे क्या बताते हैं, डेट, मंथ और ईयर बताते हैं। लेकिन जो ये साल है, मतलब 2000 से हम इसको 2000 समथिंग ऐसे ही बोलते हैं। तो दीज ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट। जो ये साल है वो कब से माने जाते हैं, जो जीसस क्रिस्ट थे उनके जब वो पैदा हुए थे तब से ये माने जाते हैं। जैसे 2000 का मतलब 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, ईसा मसीह के जन्म के बाद जो 2000 था उसको वहाँ से मानते हैं। अब जो ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट काउंटेड बैकवर्ड। जो क्रिस्ट की जो 2000 से पहले की डेट थी उसे हम बीसी, बिफोर क्रिस्ट मानते हैं। अब इस बुक में हमारे पास 2000 है, जो ऐसे कई पॉइंट्स ऐसे हमारे पास सामने आएंगे जिसमें इसका उल्लेख किया गया है। पहले हम ये देखेंगे लेटर्स विद डेट्स। इसमें क्या है, बीसी। बीसी मतलब बिफोर क्रिस्ट, जो मैंने अभी आपको बताया था कि क्रिस्ट जो है उनके 2000 हम 2000 मानते हैं, उससे पहले की तिथि को माना जाता है। एडी, एडी मीन एनो डोमिनी। मीनिंग है इसका कि लॉर्ड जो क्रिस्ट थे, इसका तात्पर्य ईसा मसीह का जो जन्म था उसके वर्ष से है। कभी कभी क्या होता है, जो सीई और एडी, बीसी इसका भी प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग किसके लिए होता है, कॉमन एरा, और बीसीई का और बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। अब इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं, किस लिए करते हैं हम, क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में जो अब ये है कैलेंडर हमारा प्रयोग में होने लग गया है। अब ये हमें दिखाया हुआ है, ये देखो, ये जो पिक्चर्स है, पहले हमें क्योंकि राइटिंग का कोई माध्यम नहीं था तो क्या होता था, जैसे अब इस पे ये लोइन है, इसको उस पे एल से डिनोट किया हुआ है, एल से दिखाया हुआ है, तो उसको याद कर लिया जाता था कि लोइन है तो एल से ही इसको दिखाया गया है, तो इससे ये समझ जाते थे कि एल से यही मतलब होगा। अब ए से पक्षी, बर्ड को दिखाया गया है, तो जो बर्ड के लिए उन्होंने ए का ही यूज़ किया। ऐसे कई वर्ड्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, ये अलग अलग सबके लिए दिखाए गए हैं। तो इसके लिए एक स्टोरी है। जो रोस्टा है ये इजिप्ट के नॉर्थ में स्थित है। अब यहाँ से हमें पत्थर मिले थे जो इंस्क्राइब्ड, ये पत्थर मिले थे जिस पे कुछ अलग ही तरह की भाषाओं और लिपियों का प्रयोग किया गया था। ये लिपियाँ कौन सी थी, यूनानी और मिस्री लिपियाँ, दो तरह की लिपियाँ इसमें यूज़ की हुई थी। अब उन्होंने बताया कि यहाँ के जो राजा और रानियों के नाम एक छोटे फ्रेम में लिखे गए हैं। अब राजा रानी जो थे उनके नाम लिखे गए थे, इसे कारतूस के नाम से जाना जाता है। अब जो विद्वान थे उन्होंने यूनानी और मिस्री संकेतों को जो था अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की जो समानार्थक ध्वनियाँ थी, जो उनकी सेम साउंड्स थी, पहचान बना ली उसकी। जैसे कि मैंने आपको अभी बताई थी, एल
लॉइन के लिए, ए बर्ड्स के लिए, ऐसे उन्होंने उसको फिक्स कर लिया। तो क्या होता था, इससे वे जो है आसानी से अभिलेख को पढ़ सकते थे। ये लेसन कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।